आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने केवल 21 साल की उम्र में मंच पर चढ़कर दलितों के सबसे बड़े नेता राज नारायण की धज्जियां उड़ा दी। हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिविल सेवा ज्वाइन कर दलित समाज और देश की सेवा करना चाहती थी, मगर किसे पता था कि संघ लोक सेवा आयोग पहुंचने से पहले किस्मत उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाह रही थी, जो साइकिल के करियर पर अपने समाज के सम्मान का बोझ लेकर दलितों को जागरूक करने गांव-गांव निकल पड़ती थी। उस लड़की के बारे में आज बात करेंगे और साथ ही जानेंगे 1995 की वो गेस्ट हाउस की काली रात जब उत्तर प्रदेश की राजनीति दागदार बन गई। शुरू करते हैं कहानी उस महिला की जो आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी दलित नेता बनकर उभरी। तारीख 15 जनवरी 1946 दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में बहुजन समाज की काया पलट करने के लिए एक लड़की जन्म लेती है। नाम रखा जाता है मायावती। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। केंद्र सरकार में एक क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहे प्रभुदास दयाल को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके यहाँ जन्मी ये लड़की आने वाले दिनों में देश की राजनीति में भूचाल लाने वाली थी। अपने भाइयों को मिलने वाले थोड़े से अतिरिक्त प्रेम के बीच मायावती बड़े बड़े सपनों को संजोए अब बड़ी हो रही थी। अपने घर में सबसे अधिक प्रेम वो अपने दादाजी को किया करती थी। इनके दादा ब्रिटिश आर्मी के सिपाही हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में इनके दादाजी ने ब्रिटिश की तरफ से हिस्सा भी लिया था और यही वजह थी कि वे पूरे गांव के सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति भी थे। कभी भी कोई भी मसला होता तो उनसे ही राय मांगी जाती थी। लेकिन वहीं मायावती के पिता अपने बेटों को लेकर ज्यादा खुश रहते थे और उन्हीं से वो अतिरिक्त उम्मीदें भी रखते थे। इसी के इतर मायावती से उनको थोड़ी कम उम्मीदें थीं। इसी सब के मद्देनजर मायावती को फ्री शिक्षा लेने के लिए सरकारी स्कूल भेज दिया जाता है और उनके भाइयों को प्राइवेट स्कूल में। अपने साथ हुए इस भेदभाव पर मायावती कहती थी कि उनके पिता को लगता था कि उनके लड़के उनकी देखभाल करेंगे, इसलिए उनका ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था। फिर वक्त कैसे करवट लेता है इसे एक किस्से से बताता हूँ। 1993 में जब बसपा और सपा ने मिलकर सरकार बना ली थी, तब आसपास के लोग अपने व्यक्तिगत काम और कुछ सामाजिक समृद्धि के काम लेकर मायावती के पिता के पास आया करते थे। एक दिन जब पिता अपनी बिटिया के पास उन सिफारिशों को लेकर पहुंचे तो मायावती ने कहा, आप अपने बेटों से क्यों नहीं कहते, उनसे कहिए वो बनवाएंगे कॉलेज, अस्पताल और सड़कें। मायावती अपनी आत्मकथा में अपने साथ होने वाले भेदभाव को लेकर कहती हैं, जब वो बचपन में बस से ट्रेवल किया करती थी तो आसपास वाले यात्री उनसे पूछा करते थे, आप किस मोहल्ले में जाएंगे, ब्राह्मण, जाट, ठाकुर या गुज्जर। लेकिन जब वे बताती कि चमार मोहल्ला जाना है तो अचानक माहौल असहज होने लगता, वहां खामोशी पसर जाती थी। ऐसी तमाम घटनाओं की वजह से उनको बचपन से ही जाति वर्ण व्यवस्था से नफरत हो चुकी थी। वो हर साल 14 अप्रैल को दिल्ली में अंबेडकर जयंती में हिस्सा लिया करती थी। उनके पिता ने कहा था कि तुम भी बाबा साहेब जैसी बन सकती हो, लेकिन पहले IAS का एग्जाम पास करके कलेक्टर बनना होगा, तब जाकर तुम अपने समाज के लिए कुछ काम कर सकती हो। तब से मायावती एकाग्र होकर सिविल सेवा की तैयारी में जुट गई। दिल्ली विश्वविद्यालय से BA पास कर ग्रेजुएशन खत्म करती हैं और सिविल सेवा की तैयारी में लग जाती हैं। बैकअप प्लान के तौर पर वो LLB भी कर लेती हैं। मायावती IAS की तैयारी सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा करने के लिए कर रही थी, क्योंकि वे लगातार दलितों पर होते अत्याचार देखती आई थी। वो कहती हैं, 19 महीने की इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई था तो वो थे दलित, जिनकी जबरन नसबंदी करा दी गई, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। वो तो गांधी को भी जातिवादी माना करती थी। वो अपनी आत्मकथा में गांधी को मनुवादी बताती हैं और गांधी द्वारा दलितों के लिए दिए गए शब्द हरिजन से नफरत करती हैं। एक बार जब राज नारायण ने, जो कि अंबेडकर के बाद दलितों के सबसे बड़े नेता थे, भरे मंच से दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, तो वही दिन था जहां से यूपी की राजनीति बदलने वाली थी, क्योंकि फिर बोलने का मौका मिला मायावती को। वो राज नारायण की धज्जियां उड़ा देती हैं। वो कहती हैं कि ये समाजवादी नेता अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। हमारे भगवान बाबा साहेब ने कभी भी दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का इस्तेमाल किया था। तो फिर राज नारायण ने हमारे लिए ये शब्द कैसे इस्तेमाल किया? बस
मायावती की इसी बात ने वहां मौजूद भीड़ से राजनारायण के खिलाफ नारे लगवा दिए। उनके इस भाषण के बाद वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता और नेता जो कि अलग अलग संगठनों से आए थे, मायावती को बधाइयां देने लगे, प्रशंसा करने लगे। उस 21 साल की लड़की के साहस की सराहना जगह जगह होने लगी। उस वक्त कुछ नेता वामसेफ पार्टी के वहां मौजूद थे। वामसेफ वो पार्टी थी जो तेजी से दलितों के बीच पकड़ बना रही थी और इस पार्टी के संस्थापक थे माननीय कांशीराम। पार्टी के नेताओं के बीच चर्चित मायावती की चर्चा अब कांशीराम तक पहुंच जाती है और कांशीराम तब उस पारखी का रोल अदा करते हैं जिसे हीरे की परख होती है। वो मायावती से मिलने का विचार बना लेते हैं। फिर आता है साल 1977, एक सर्द रात जब मायावती पढ़ाई करने लग जाती हैं और घर के सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि इस वक्त उनके घर पर शायद ही कोई आता था, लेकिन जैसे ही मायावती दरवाजा खोलती हैं वो हैरान रह जाती हैं। वो देखती हैं कि इस समय वामसेफ पार्टी के नेता उनसे मिलने आए हुए हैं और साथ में देखती हैं उनके साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो गले में मफलर डाले हुए हैं सामने खड़े थे। सब हैरान रह जाते हैं जब सबको पता चलता है कि ये उम्रदराज व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कांशीराम थे। ये उनके लिए सम्मान की बात थी कि दलितों के इतने बड़े नेता खुद उनके घर चलकर उनसे मिलने आए हैं। कांशीराम बिना समय बर्बाद किए मायावती की किताबों को देखकर कहते हैं, लगता है तुम बहुत बिजी हो, तो आखिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो इतनी सारी किताबें पढ़कर? मायावती जवाब देती हैं और IAS बनने के अपने सपने को उनके सामने रख देती हैं। कहती हैं कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ जिससे मैं अपने समाज की सेवा कर सकूं। कांशीराम थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, और समझाते हैं कि वो अपने समाज की सेवा कलेक्टर बनकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारी अधिकारियों का काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के उन नेताओं की बात सुननी होती है जो सत्ता में काबिज हैं। वे कहते हैं, हाल ही के समय में हमारे समाज से बहुत से कलेक्टर बने हैं, लेकिन क्या बदलाव आया? जब तक हमारे पास कोई सही पॉलिटिकल लीडर नहीं आ जाता है तब तक कलेक्टर इस दिशा में काम नहीं करेंगे। मायावती को उनकी बातें अंदर तक झकझोर के रख देती हैं। उनके चेहरे पर IAS बनने के सपने को लेकर निराशा साफ झलक जाती है। कांशीराम कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां दर्जनों कलेक्टर फाइलों पर दस्तखत करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। दोनों के बीच बातों का सिलसिला 1 घंटे से ज्यादा तक चलता है और यही 1 घंटा मायावती का जीवन बदल देता है। अब मायावती का लॉ और स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। वो अपना पूरा फोकस वामसेफ संगठन के कामों में लगाना शुरू कर देती हैं। ये सब मायावती के पिता के नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही दुखदायी था। पहले वो मायावती को समझाते हैं कि पहले कलेक्टर बनो और बड़ा नेता बनना ही है तो कांग्रेस जैसी पार्टी ज्वाइन करो। कांशीराम जैसे छोटे नेता के साथ रहकर तुम एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर तक नहीं बन सकती। मायावती और उनके पिता के बीच कहासुनी बढ़ती गई। उनके संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि उनके पिता मायावती को 2 चॉइस देते हैं और कहते हैं, या तो तुम 2 कौड़ी की पॉलिटिक्स बंद कर कांशीराम से मिलना बंद कर दो और IAS की तैयारी दोबारा शुरू कर दो, या फिर तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। मायावती को उनके पिता की इस बात से गहरा आघात हुआ, मगर उनके इरादे अब तक इतने मजबूत हो चुके थे कि बिना देरी किए वो अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। शायद उनको इस दिन का अंदेशा पहले से था, इसलिए स्कूल में अध्यापन का काम करते समय उनको जो सैलरी मिला करती थी वो बचा लिया करती थी। फिर मायावती ने निर्णय लिया कि वो अब वामसेफ के ऑफिस में जाकर रहेंगी, जो कि करोल बाग में हुआ करता था और उनके पिता के घर से बहुत दूर नहीं था। वो ऑफिस पहुंचती हैं। जैसे ही कांशीराम वापस आते हैं, मायावती उनको पूरी बात बताती हैं, कैसे उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया, और कहती हैं कि अब वो अपना पूरा जीवन इस मिशन को देना चाहती हैं। ये सुनकर कांशीराम बहुत प्रसन्न होते हैं। मायावती की इस लगन को देखकर वो उनको खुद उनके घर पर रहने के लिए ऑफर कर देते हैं और मायावती भी राजी हो जाती हैं। हालांकि वो जानती थी कि अगर कोई अविवाहित लड़की किसी अधेड़ उम्र के आदमी के घर रहेगी तो लोग बातें जरूर बनाएंगे, और होता भी वैसा ही है। हालांकि वो अपने सबसे प्रिय भाई सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर जाती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनके और कांशीराम के संबंधों को लेकर न जाने कितनी बेबुनियाद बातें उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा बनाई गईं, मगर मायावती हमेशा कहती थी कि मैं कांशीराम को अपना बड़ा भाई और पिता के समान मानती हूँ। मायावती पर किताब लिखने वाले अजय बोस कहते हैं कि मायावती अक्सर बहुत ध्यान रखा करती थी कि कांशीराम किससे मिलते हैं और क्या बातें उनके बीच में होती हैं। अगर कांशीराम उनको इन मीटिंग्स के बारे में नहीं बताते थे तो मायावती की उनके साथ अनबन हो जाया करती थी। उनके इसी बर्ताव के कारण कांशीराम के दोस्तों को मायावती पसंद नहीं आया करती थी।
लेकिन मायावती कभी इतनी बड़ी नेता न बन पाती अगर कांशीराम उनके जीवन में न आए होते। कांशीराम चाहते थे मायावती उस वैक्यूम गैप को भरें जो किसी दलित और पिछड़ी जाति के नेता न होने के कारण बन चुका था, क्योंकि कांशीराम कहते थे कि ट्रक, बस, कार, रेल ये सब पूंजीवादी के हाथ होते हैं जिनके पास पावर होती है। मायावती साइकिल को अपना जरिया बनाती हैं और दलितों को जगाने निकल पड़ती हैं। कांग्रेस ने बहुजन आंदोलन को खत्म करने के अनेकों प्रयास किए, पुलिस और कोर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन लोकतंत्र में कोई ऐसा तरीका नहीं होता जहां आप ऐसे आंदोलन को रोक पाएं जो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा हो। बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में नारे लगा करते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। इन नारों में साफ दिखाई देता था कि ये लड़ाई पिछड़े दलितों के उत्थान के लिए थी, एक विशेष वर्ग के खिलाफ थी जो राजनीतिक और सामाजिक तरह से ऊंचे पदों पर बना हुआ था, फिर चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर सत्ता। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी ही थी, बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट गईं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंदिरा गांधी की हत्या और 84 के दंगे। इस समय कांग्रेस की आंधी चला करती थी, नतीजतन जबरदस्त जीत कांग्रेस को लोकसभा में मिलती। 1984 ही वो साल था जब पहली बार मायावती और कांशीराम ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। ये चुनाव मायावती ने उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से लड़ा था और कांग्रेस के अख्तर हसन से इनको हार मिली थी। इनको मात्र 44,445 वोट ही मिले थे, लेकिन मायावती हार नहीं मानती। अगले साल फिर से चुनाव में बिजनौर सीट से लड़ती हैं और फिर से हार जाती हैं, लेकिन इस बार उनके वोटों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर मायावती तीसरी बार 1984 में जब अपनी किस्मत आजमाती हैं तो हरिद्वार से फिर से उनको निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन इस बार हार का मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। अब धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों के बीच प्रचलित होती जा रही थी और मायावती साइकिल से ही रैली लगातार किए जा रही थी। उनके दर्शक अक्सर दलित, पिछड़ी जात वाले और गरीब मुस्लिम हुआ करते थे। एक रैली में मायावती पूछती हैं, 1952 के बाद से हर इलेक्शन 95% वोट कांग्रेस को दलितों ने दिया और 5% ब्राह्मण थे, लेकिन सिर्फ 5% मंत्री ही दलित समाज से आते हैं और 95% ब्राह्मण होते हैं। 22 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या कोई बताएगा आखिर क्यों एक भी दलित सीएम नहीं है? ये सुनकर चारों ओर जनता की आवाज गूंजने लगी, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, कांग्रेस ने हमारा मूर्ख बनाया है। फिर साल आता है 1989, बोफोर्स का दौर था, राजीव गांधी के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे थे, तभी बसपा 3 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है। उत्तर प्रदेश से बिजनौर मायावती बीएसपी की पहली सांसद बनकर लोकसभा पहुंच जाती हैं। मायावती लोकसभा में हमेशा दलितों के मुद्दे उठाया करती थी, जो बिल्कुल अलग थीं उन महिलाओं से जो अभी तक लोकसभा में शाही घरानों से आया करती थी। अब आते हैं आखिरी कहानी पर, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जिसमें मायावती की जान भी जा सकती थी। तारीख 2 जून 1995, जगह लखनऊ। रात का वक्त था, मायावती विधायकों की बैठक कर रही थी। तभी अचानक गेस्ट हाउस पर भीड़ टूट पड़ती है। ये वो घटना थी जिसने सपा और बसपा के बीच दरार पैदा कर दी। ये ऐसा समय था जब मायावती को लगने लगा था कि वो सरकार अब अकेले खड़ी कर सकती हैं, उन्हें सपा के समर्थन की जरूरत नहीं है। यही सोचकर मायावती ने अपने विधायकों का मन भांपने की कोशिश की और जानना चाहा कि क्या मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस लिया जा सकता है, क्योंकि इस समय सपा और बसपा एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। मायावती की इस सोच की भनक सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लग गई थी और यह भी पता चल गया कि मायावती सपा का साथ छोड़कर अब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी में है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते देखते वहां 200 लोग इकट्ठा हो गए। अचानक उन्होंने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। बैठक में शामिल बसपा विधायकों के साथ मारपीट की गई, जिसकी चपेट में मायावती भी आ गई। बताया जाता है कि उनके साथ बदतमीजी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहां ऐसा माहौल बन गया था कि मायावती को एक कमरे में बंद होना पड़ा। उस कमरे के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की गई। मायावती को अपनी जान जाने का डर सता रहा था। तभी वहां पुलिस का दस्ता पहुंच जाता है और मायावती को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। गुस्से से आग बबूला मायावती मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर देती हैं और 3 जून 1995 को मायावती आखिरकार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। फिर साल 1997, 2002 और फिर चौथी बार
2007 में भी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी जाती हैं। लेकिन तब की और अब की मायावती की राजनीति में फर्क दिखने लगा है। जो पार्टी अभी तक बात किया करती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार की, वो पार्टी अब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जैसे नारों पर आ गई थी। इससे अब बसपा की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में शिफ्ट दिखने लगा था। शायद यही कारण है कि बसपा का लगातार डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि यह अब अपनी विचारधारा से हटती हुई नजर आती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।